करते हैं भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ संबंध। भौतिकी का गणित के साथ संबंध है, चाहे वो गणितीय समीकरण है, अवकल समीकरणों जैसे में हो। भौतिकी का रसायन विज्ञान के साथ संबंध, जैसे रासायनिक संरचना आबंधों को समझने में इसकी सहायता मिलती है। भौतिकी का जीव विज्ञान के साथ संबंध है, दाब और इसके मापन की अवधारणा और मानव रक्तदाब को नापने में और हृदय की क्रियाविधि को समझने में भौतिकी का यूज होता है। अब बात करते हैं सरल रेखा में गति। इसमें पहली चीज आती है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। वस्तुओं की गति के अध्ययन से संबंधित भौतिकी की जो शाखा है उसे क्या बोलते हैं? यांत्रिकी बोलते हैं। यांत्रिकी विषय न्यूटन की गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है तथा इसका संबंध कणों, दृढ़ एवं विशाल रूपीय पिंडों तथा कणों के व्यापक निकायों की गति से होता है। ठीक है, तो अब जो यांत्रिकी हो उसके कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। पहला हो गया स्थिति विज्ञान, दूसरा हो गया शुद्ध गति विज्ञान, तीसरा हो गया गति विज्ञान। अब इसके बाद बात करते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे पहला प्रकार होता है स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति को हम रेखीय गति भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यदि किसी पिंड पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पिंड की संपूर्ण गति के दौरान स्वयं के समांतर रहती है तो पिंड में स्थानांतरित गति होती है। मतलब कि जैसे ये 3 चीजें हैं, यहाँ पर से कोई वस्तु गति कर रही है ऐसे, ये ऐसे करके, तो समांतर रह रही है। ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके, मतलब कि तीनों एक दूसरे के समांतर है। तो डेफिनेशन क्या बनी? किसी पिंड पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पिंड की संपूर्ण गति के दौरान भी स्वयं के समांतर रह रही है। यहाँ पर कभी तो समांतर रहेगी तो उसे क्या बोल देंगे? स्थानांतरित गति बोल देंगे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? सीधी सड़क में चलती हुई बस। अब इसके बाद आती है दूसरी गति, घूर्णन गति। जब कोई वस्तु तय अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है तो उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। मतलब कि जब भी कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? घूर्णन गति बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। इसके बाद अगला आता है दोलनीय गति। तो दोलनीय गति क्या होती है? यदि कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर नियमित समय अंतराल बाद इधर उधर गति करता है तो ऐसे पिंड में दोलनीय गति होती है। यहाँ पर कोई लोलक लटका दिया है, ये यहाँ किसी बिंदु से कोई लोलक लटका दिया नीचे को, ये इसे इधर और इधर ही गति करेगा। इसे अगर यहाँ को धक्का मारेंगे तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये क्या कर रहा है? दोलनीय गति कर रहा है। एक निश्चित समय में यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ऐसे करके गति करेगा। तो अब अपने अक्ष के चारों ओर गति कर रहा है। मतलब कि यदि कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर नियमित समय अंतराल बाद इधर उधर गति करता है तो ऐसी गति क्या कहलाती है? दोलनीय गति कहलाती है। ये इसकी कौन सी स्थिति होगी? ये इसकी मध्य स्थिति होगी। जैसे क्या हो गया? दीवार घड़ी में लोलक की गति, इधर आएगा उधर आएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। ये कहीं पर से जाए, कोई पत्थर बांध दिया, किसी कील से पत्थर लटका दिया नीचे को, तो पत्थर को अगर ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ जाएगा, फिर पत्थर की गति ऐसे ऐसे होगी ना, इधर उधर होगी, तो ये किस में आ जाएगा? दोलनीय गति में आ जाएगा। अब अगली चीज आती है इसमें दूरी और विस्थापन। दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं। अब दूरी की परिभाषा क्या बनेगी? दिए गए समय अंतराल में किसी कण की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य वास्तविक पथ की लंबाई। सपोज कोई चीज यहाँ पर को है, यहाँ से चल रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, बी पॉइंट से सी पॉइंट में आई, सी पॉइंट से फिर ए पॉइंट में आई। अब इसकी दूरी कितनी होगी? जितनी डिस्टेंस ने, जितनी दूरी इसने तय की वो ही इसमें आ जाएगा। जैसे दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे। तो दूरी कितनी, कहाँ से कहाँ गया? ए से बी है, फिर कहाँ है? बी से सी आ रखा है, फिर सी से ए आ रखा है। ए से बी की डिस्टेंस कितनी है? ए से बी कितना है? 2 मीटर है। बी से सी कितना है? 3 मीटर है। सी से ए कितना है? 5 मीटर है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? इन सबको जोड़ दिया तो कितना हुआ? 10 मीटर। तो जो समय, किसी भी समय अंतराल में कर्ण अगर यहाँ पर था, यहाँ पर इसकी प्रारंभिक स्थिति होगी, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ, तो घूम के फिर यहीं आ गया, तो इसकी अंतिम स्थिति भी ये होगी। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच वास्तविक पथ की लंबाई। वास्तविक पथ यही तो रहा, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये वास्तविक पथ रहा। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? कर्ण द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। अब दूरी के मात्रक निकाल देखते हैं। आपको मात्रक की पद्धति, 2 प्रकार की मात्रक की पद्धति होती है। तो पहली पद्धति होती है सीजीएस, दूसरी पद्धति होती है एसआई। तो सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक होता है सेंटीमीटर, और दूसरी पद्धति होती है एसआई। एसआई में इसका मात्रक होता है मीटर। अब अगर हम किसी शहर, एक शहर से दूसरे शहर में जो बड़ी बड़ी दूरियां नापते हैं, उन्हें हम किस में नापेंगे?
किलोमीटर में नापेंगे, उन्हें सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे, उन्हें किलोमीटर में नापेंगे। अब बात करते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसे। किसी विशेष दशा में कण की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं? किसी कण की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक अल्पतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। अगर ऐसे ही बोलना चाहें तो किसी विशेष दशा में कण की स्थिति में परिवर्तन, मतलब कि कण की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। सपोज यहाँ पर को टी समय में कण का विस्थापन क्या है? यहाँ पर शून्य होगा। यहाँ पर कण का विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि इस स्थिति में कण की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियां समान, मतलब कि कण यहीं पर को तो प्रारंभिक स्थिति भी है, अंतिम स्थिति भी ये रहेगी। अब कण का विस्थापन क्या होगा? कण का विस्थापन क्या होगा? इसकी अंतिम स्थिति और इसकी प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति यहाँ होगी, प्रारंभिक स्थिति यहाँ होगी। जहाँ पर भी होगा उस हिसाब से प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति बदल जाएगी। उसके बाद इस कण का विस्थापन निकालते कैसे हैं? कण का विस्थापन निकालेंगे अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा के। और यहाँ पर डेल डी क्या है? डेल डी यहाँ पर को विस्थापन है, जो कण द्वारा टी समय अंतराल में विस्थापन हो रहा है। तो टी समय में जो वो हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, उसे हम क्या दिखाते हैं? डेल डी बराबर डेल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स है माइनस, मतलब कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। और जो विस्थापन है, विस्थापन की इकाई लंबाई के तुल्य होती है। ठीक हो गया। अब विस्थापन के भी मात्रक होते हैं, जिस प्रकार से दूरी के मात्रक थे वैसे ही विस्थापन के भी दो मात्रक होते हैं। दो पद्धतियां होती है, एक सीजीएस, एक एसआई। जो सीजीएस पद्धति है उसमें इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर, और जो दूसरी पद्धति एसआई एसआई पद्धति होती है उसमें उसका मात्रक होता है मीटर। अब दूरी और विस्थापन में अंतर की बात करते हैं। दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर होते हैं? पहली बात तो दूरी किसी कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई होती है। वास्तविक पथ की लंबाई क्या है? दूरी है, पहला पहला हो गया। और विस्थापन क्या है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक अल्पतम लंबाई है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य अल्पतम लंबाई है कौन? विस्थापन। और दूरी क्या है? कण द्वारा तय की गई दूरी हमेशा क्या हो सकती है? दूरी हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। परंतु जो विस्थापन है वो क्या हो सकता है? ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। दूसरा अंतर क्या मिल गया? दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और विस्थापन क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो, कुछ भी हो सकता है। अब दूरी क्या है? दूरी एक सदिश राशि है। दूरी सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? अदिश राशि है। सदिश और अदिश पुरानी वीडियो में बताया है। तो अब इसके बाद चौथा अंतर क्या हो सकता है दूरी का? दूरी क्या है? कण द्वारा की तय की गई दूरी इसके द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पे, यह आकृति पे निर्भर करेगी, पथ की आकृति पे। और जो विस्थापन है, कण का विस्थापन इसके द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पे निर्भर नहीं करेगी, आकृति पे निर्भर नहीं करेगा, और ये आकृति पे निर्भर करेगा। अब आगे बात करते हैं एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है, यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो यह गति एक समान गति कहलाती है। अर्थात समान समय अंतराल में समान गति, समान समय अंतराल में समान दूरी। इसके बाद बात करते हैं चाल, स्पीड। किसी कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कण की चाल कहते हैं। एकांक समय में जो तय की गई दूरी है उसे क्या कहते हैं? कण की चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। अब चाल के भी मात्रक होते हैं। चाल के मात्रक सीजीएस में, सीजीएस पद्धति होती है जो, उसमें क्या होता है चाल का मात्रक? सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो एसआई मात्रक होता है इसका, एसआई पद्धति में जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मीटर पर सेकेंड, किसमें? एसआई में होता है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस में होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद बात करते हैं एक समान चाल की। अभी एक समान गति की बात की थी, अब आया एक समान चाल। यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है तो क्या कहलाता है? एक समान चाल। किसी कण या किसी पिंड की गति एक समान चाल तब कहलाएगी जब वह समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करे। ये समय अंतराल चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक समान चाल का अगर ग्राफ खींचे तो कैसा होगा? ऐसा, समान समय अंतराल, एक में जा रही 5, 2 में 10, समान समय अंतराल में समान दूरी, मतलब ये सीधा स्ट्रेट जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ को अगर दूरी ले लेते हैं हम मीटर में, यहाँ को अगर
टाइम लेते हैं सेकंड में, तो ये सीधा जा रहा, तो ये क्या हो गया, एक समान चाल हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं परिवर्ती चाल की। परिवर्ती चाल क्या होता है, किसी पिंड या किसी कण को परिवर्ती चाल से गतिमान कहा जाता है यदि वह समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा तो क्या कहलाएगा, परिवर्ती चाल कहलाएगा। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं आएगी, असमान दूरी तय कर रहा है ना, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा हुआ आएगा। इसके बाद बात करते हैं औसत चाल की। चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टे समय, कुल तय की गई दूरी बट्टे समय, लेकिन यहाँ पर क्या है, औसत चाल है। अब औसत चाल क्या होती है, जब कोई पिंड परिवर्ती चाल से गति करता है तो पिंड की औसत चाल ज्ञात की जाती है। तो पिंड की औसत चाल कब कब ज्ञात की जाती है, जब कोई पिंड परिवर्ती चाल से गति कर रहा है तो क्या यूज होगा, तब क्या क्या करेंगे, औसत चाल निकालेंगे। ठीक, तो औसत चाल की परिभाषा बदलेगी। अब औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी को इसने डेल एक्स दिखाया और कुल समय को डेल टी से दिखाया। तो ये डेल एक्स क्या है, पिंड द्वारा डेल टी समय अंतराल में तय की गई दूरी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो गया, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब इसके बाद लास्ट आता है तात्क्षणिक चाल। जब कोई पिंड परिवर्ती चाल से गतिमान हो तो किसी क्षण विशेष पर कण की चाल क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है, और जो वाहन में स्पीडोमीटर होता है वो क्या करता है, तात्क्षणिक चाल को मापता है। अतः पिंड की तात्क्षणिक चाल को इसके द्वारा तय की गई दूरी के परिवर्तन की समय के दर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है, किसी कण या पिंड का प्रति एकांक समय में विस्थापन। क्या कहा, किसी कण या पिंड का प्रति एकांक समय में विस्थापन क्या कहलाता है, इसका वेग कहलाता है। वेग वेग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विस्थापन बट्टे समय। अब वेग के भी दो मात्रक हुए, एक सीजीएस पद्धति के अनुसार, एक एसआई पद्धति के अनुसार। अब सीजीएस पद्धति के अनुसार क्या हुआ, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड किसके हिसाब से हुआ, सीजीएस पद्धति के हिसाब से, ये मात्रक है। और दूसरा एसआई एसआई पद्धति भी, एसआई पद्धति के हिसाब से क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। वेग को किलोमीटर घंटा में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक चीज आती है, अब इसके बाद एक चीज आती है, उसे बोलते हैं चाल और वेग में अंतर। तो पहला जो इनमें अंतर होगा वो तो इनकी डेफिनेशन से मिल जाता है। चाल की डेफिनेशन क्या थी, किसी पिंड की चाल इसके द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी होती है। और वेग में क्या थी, किसी पिंड का वेग प्रति एकांक समय में इसका विस्थापन होता है। तो पहला अंतर तो दोनों में ये हो गया। इसके बाद दूसरा होता है पिंड की चाल, इसमें चाल में पिंड की चाल इसकी गति की दिशा के बारे में कुछ नहीं बताती है, लेकिन यहाँ वेग पिंड की गति को बताता है। ठीक है, अब उसके बाद होता है पिंड जो है उसकी चाल हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और यहाँ वेग में धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। और इसके बाद जो चाल है वो कैसी राशि है, चाल अदिश राशि है और वेग क्या है, सदिश राशि है। तो इनमें कुछ अंतर हो गए।